IVM। अर्चित, एक भजन सुनोगे? सुनाइए। ओके फिर। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कैसी लगी? अरे भाई साहब, ये आप किस लाइन में आ गए हैं? इतनी भक्ति? अरे नहीं भाई, ऐसा है कि ये सुदामा की बातें हो रही हैं, तो सुदामा की बात करना सोच रहे हैं। करिए सर। इसलिए सुदामा की बिल्कुल भक्ति आई, कृष्ण भक्ति, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चावल। चावला जी पर पूरा फुल ब्यौरा दिया जाएगा कि राइस क्या है, कैसे है, क्यों है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो अच्छा साहब, फर्स्ट पार्ट में क्या पकाएंगे हम? फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल हिस्ट्री ऑफ राइस इन इंडिया और सरकार ने राइस की ओवर प्रोडक्शन कैसे प्रमोट करी। We'll also discuss basmati rice and obviously Sadaf will tell us a story, मतलब we can't escape that. और कहानी भजन के अलावा सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कल्चरल इंपॉर्टेंस की। चावल हमारे देश में कैसे आया, कब आया, क्यों आया, कितने लोग कैसे कैसे खाए हैं चावल को, इस पे तो प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। And finally we'll end with our underrated, overrated favorites as well as a tip. ऑफ कोर्स, बिना टिप के तो मतलब हम तो रेस्टोरेंट से ही बाहर नहीं निकलते बिना टिप दिए। अच्छा, तो बिकॉज अभी हमने इतने अच्छे भजन सुनाए हैं आपको, और आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट कृष्ण सुदामा की दोस्ती। नॉट मेनी पीपल प्रोबेबली नो कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए थे तो वहां पर उन्होंने, सुदामा ने दिया था चावल। थोड़ा कंफ्यूजन चलता है, कुछ लोग बोलते हैं पोहे, कुछ लोग बोलते हैं चावल, लेकिन बात तो ये है कि पोहे भी चावल से ही बनते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, किस तरीके से सुदामा वाज रियली पुअर, राइट, एंड ही, उनकी वाइफ ने बोला कि जाए आपके जो बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण, वो कितने प्रॉस्परस हो चुके हैं, भगवान है, ये है, वो है, तो वो आपकी पक्का मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि सुदामा वाज लाइक, नहीं यार, क्या जाऊंगा मैं उनसे, कैसे, किस तरीके से हाथ फैलाऊंगा, बचपन का दोस्त है, अच्छा ही लगता है। बट करते कराते आखिर मान ही गए, बीवी ने बोला तो मान गए। उन्होंने अपना पेट काट काट के 2-3 दिन तक चावल बचाया था, कि मतलब ट्रेडिशन होता है ना कि हम किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट देना पड़ता है। तो ये ट्रेडिशन तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो ही सर कि ओके चलो, राइस इजीली अवेलेबल होता है और ब्राह्मण थे भी, तो उन्होंने अपने पोटली में भरा चावल और लेके निकल गए, पहुंच गए कृष्ण पे। थैंकफुली सोन पापड़ी नहीं दी उन्होंने। दिवाली पे नहीं गए थे ना। तो रैंडमली चले गए थे। तो उन्होंने अपना चावल की पोटली दी, और उस चावल की पोटली में से कृष्ण ने, जैसा कहा जाता है कि 2 मुट्ठी चावल कृष्ण ने निकाल के एंजॉय किए थे जाते टाइम। एंड सुदामा हिचकिचा भी रहते कि मैं गरीब टाइप चावल दूंगा किसी को, यार मतलब लोग क्या क्या देते हैं, मैं चावल देने आया हूँ। लेकिन कृष्ण ठहरे, कृष्ण काफी भोले भाले आसम से, तो उन्होंने तो चावल ले लिया, और देखते ही पहचान भी गए थे उन्होंने कि भाई सुदामा की जिंदगी में कुछ तो स्यापा है। अब इस स्यापा को दूर करने के लिए दोस्ती तो बनी रहनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपना जादू करामात किया, ब्लेसिंग्स दी, और बाय द टाइम सुदामा रीच्ड होम, ही सॉ, जो उनकी छोटी कुटिया थी वो बिल्कुल महल में तब्दील हो गई थी। तो इंटरेस्टिंगली द इंटायर स्टोरी ऑफ राइस, किस तरीके से राइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेल्थ, राइट। तो ये किस तरीके से जो है, एक गरीब के पास भी चावल होता है, और गरीब हो चाहे अमीर हो, अलग अलग किस्म के चावल खा सकते हैं, लेकिन चावल तो सभी खाते हैं। अब सुदामा के आगे से कहानी को बढ़ाने चाहे तो इंटरेस्टिंगली, इंडिया इज वन सच कंट्री जहां पर सुबह से लेकर रात तक चावल को हर शेप, साइज, फॉर्म में खाया पिया जाता है। अब ये हो गया आपका, इन खाया पिया क्या है, मतलब कपड़ों में भी डालते हैं लोग यार। तो जब एक्स्ट्रा राइस वाटर बचता है तो कलफ बोलते हैं, तो कलफ डालने का काम आता है कुर्तों में, साड़ियों में, या फिर स्टार्च बेसिकली कड़क करने के लिए, वही चीज ड्रिंक बन जाती है। अलग अलग टाइप से खाते हैं राइस को। आपकी क्या राय है सर राइस के बारे में सर? You're absolutely right. Rice is everywhere. And just to add, apart from our clothes, rice water को अगर तुम छोड़ दो for a long period of time, gets fermented and it can be had as alcohol as well. So it's just
It's in every culture of India almost has something or the other related to rice in food form or in any form whatsoever. करेक्ट। इनफैक्ट जब फोन पानी में गिर जाता है तो पहला चीज यही करते हैं कि राइस के बैग में डाल दो तो मॉइस्चर जो है फोन का वो खींच लेगा। तो राइस काफी इस्तेमाल का है जिंदगी में हमारे, बिना राइस के तो चलेगी नहीं कहानी। और एक जो नॉर्मल जो हम काम करते हैं उसके बियॉन्ड अगर हम रिलीजियस वगैरह देखेंगे तो उसमें भी काफी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति या संक्रांति, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा हो, इसमें राइस का काफी एक इम्पॉर्टेंट और उम्दा इस्तेमाल होता है हर जगह पे। शादियों में इस्तेमाल होता है। जो अक्षत होते हैं उसमें राइस के बिना हम सोच ही नहीं सकते हैं, किसी न किसी फॉर्म में राइस होता है। इनफैक्ट इब्न बतूता जब इंडिया में आए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी रहला, और हम इब्न बतूता को काफी बार कोट करते हैं। तो इब्न बतूता ने भी लिखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोग राइस का इस्तेमाल करते थे, राइस खाया करते थे, और यहाँ की फर्टाइल ज़मीन है, काफ़ी उपजाऊ है। तो ही रोट कि साल में 3 बारी दे सो राइस, विच इज़ अमेजिंग। 3 बारी, इमेजिन 3 बारी वो चावल लगाते हैं। अब चावल लगाने से याद आया कि असम में, ट्राइबल असम बेसिकली में, आज भी जो ट्रेडिशन चला आया है दैट फर्स्ट सोअर विमेन होती हैं और फर्स्ट हार्वेस्टर भी विमेन होती हैं। और फर्स्ट हार्वेस्टर जो है विमेन, शी मस्ट ईट बॉइल्ड राइस, जिंजर और फिश। सो इमेजिन एक अलग तरीके से चावल का की ट्रेडिशन है असम में भी, और असम ऑल्सो गिव्स रियली डिलिशियस राइस टू अस। और उधर से फिर अगर हम जाएंगे तो गाने वाने भी बनते हैं, रूपानी सॉन्ग्स हैं, रोमानी सॉन्ग्स है हिमाचल और बंगाल में, जिसमें कि चावल का काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग यूज़ है, काफ़ी फोकलोज में चावल है। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में चावल रच बस गया है। बिना चावल के खाना, दाल भात, द मोस्ट बेसिक खाना जो मिलता है। अब लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है, और आई थिंक काफ़ी एल्डर जनरेशन जो हमारे नानी दादी या मम्मी तक, उनको अगर आप उनको पकड़ोगे, उनसे पूछोगे चावल के बारे में, सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि ये ना वो वाली बात नहीं रही यार, चावल में तो जो पहले मज़े आते थे ना, वो खुशबू जो थी वो कहीं ना कहीं गुम सी गई है। एंड आई रिमेंबर जब बचपन में खाता था अरवा, उसना, ये सब चावल। अब तो मतलब लिमिट हो गया है 2-3 चावल पे ही, जिसका आई एम श्योर यू विल बी टॉकिंग अबाउट एज वेल कि क्यों लिमिट हो गया है 2-3 चावल, और क्यों ये बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं। और जो लोकल चावल है उसको हम बिल्कुल कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, और वो खुशबू भी भूल चुके हैं। अब एक्स्ट्रा खुशबू डालना पड़ता है, अलग अलग टाइप से गरम मसाले के कुछ मसाले डालने पड़ते हैं, सिनेमन डालो, ये डालो, वो डालो, ताकि ये एक्स्ट्रा खुशबू है। अब उनमें से एक चावल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चावल है, जो कि आता है रामपुर से, ओरिजिनेशन है, तिलक चंदन नाम है इसका। नेटिव रामपुर का है, थिक होता है, स्मॉल ग्रेन है, और खुशबू मतलब उफ यू अम्मा बहुत ही कातिलाना खुशबू होती है। उसका डिओड्रेंट बना के लगा लो इतनी अच्छी खुशबू होती है। अब यूजुअली लेकिन क्योंकि छोटा ग्रेन है, और जो लोग भी चावल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि छोटे ग्रेन को इस्तेमाल किया जाता है खीर के लिए, खिचड़ी के लिए, बिकॉज बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर देता है। अब क्योंकि ये तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि ये लॉस्ट है, ये कहीं ना कहीं भुलाते जा रहा है। मल्टीपल रीजन है। एक तो क्योंकि पुरानी जनरेशन का चला हो गया, सेकंड इसलिए क्योंकि तिलक चंदन जो है करीब लेता है 180 डेज फ्रॉम प्लांटेशन, मतलब प्लांट करने से हार्वेस्ट तक 180 दिन लेता है। इतनी तो अब हमें पेशेंस है नहीं कि हम इतना वेट करेंगे। जैसे बासमती राइस वगैरह 110 दिन में निकल जाता है। तो एक तो वो है, प्लस पानी बहुत लेता है ये, अगर प्रॉपरली पानी नहीं मिला इसको तो आपका फसल गया। तो खैर, तो काफ़ी इसको अलग अलग तरीके से रहना पड़ता है। अब एक प्रोजेक्ट से मैं भी एसोसिएटेड हूँ, विच इज़ कॉल्ड द फॉरगॉटन फूड ऑफ रामपुर। सुपरविजन है इसमें शुभॉन लम्बर्ट हर्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से हैं, यूके से। तो वो जो है इसको हेड कर रही हैं, और उसमें एक है डॉक्टर तराना खान, रामपुर से ही हैं। तो शी इज ऑल्सो हेल्पिंग ग्रो तिलक चंदन अगेन। और इसका जो फर्स्ट बैच है वो यूके इसी यूनिवर्सिटी में इसको वापस से ट्राई किया जा रहा है कि देखा जाए कि क्या हम, अगर इन्वायरमेंट इस तरीके से ही लैब में दे दें, तो क्या हम इस चावल को उगा सकते हैं। Of course, I will connect it. I will put the link as well. एक आर्टिकल भी इसके ऊपर है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो I will connect it for other people to read and know more about तिलक चंदन. So I miss
those good old days rice as well, just like my mother would say. उस जमाने की तो बात ही कुछ और थी. So, ladies, if you meet Sadaf on a date and he's smelling absolutely sexy, you know it's Tilak Chandan rice that he's rubbed on himself. But yeah, you know, it's very interesting. You mentioned that there are so many types of rice in India, and we only know of few of them. So actually, I read up that there are 82,700 varieties of rice in India. उसमें से 5,000 टाइप्स तो बंगाल में ही मिल जाते हैं, वेस्ट बंगाल में. सो वी हैव एन इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी इन राइस, बट द मोस्ट पॉपुलर वन जो अब बन गया है इज बासमती राइस. उसका रीजन है कि उसे एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ है विच इज स्पेसिफिक, which makes it specific to India in like global laws. So no other Indian geographical indication food item has grown to such size of volume and value like basmati rice. It is our best geographical indication tagged food. It is also economically very beneficial for India. India has the ability to claim penalty or royalty on infringement of the use of basmati rice by Pakistan or any other country in international court or WTO. और इससे हमें billions and billions of dollars of compensation मिल सकता है. I also want to add that basmati से थोड़ा सा हट के एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ. Lots of people talk about brown rice. Brown rice आजकल फैड में है, not just आजकल, generally brown rice is considered healthier. Now, brown rice क्या होता है? It is essentially whole grain rice, which unlike white rice, still contains a layer of bran and germ, which packs significant amount of nutrients and antioxidants, which play an important role in disease prevention. And it also digests slowly, so keeps you full for a longer period of time. और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ब्राउन राइस आप किसी भी टाइप के राइस का बना सकते हो. एज आई वाज जस्ट मेंशनिंग बासमती, सो यू कैन हैव बासमती ब्राउन राइस एज वेल, एंड एनी अदर वैरायटी ऑफ राइस व्हिच इज लेस प्रोसेस्ड कैन बी ब्राउन राइस. सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन चावल के बारे में. बट अब हम थोड़ी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेते हैं राइस का. सदफ, यू वांट टू गेट अस स्टार्टेड ऑन दैट? श्योर, बट एक गंदा जोक तो बिल्कुल बनता है ना यहाँ पर. बनता है. What's they say? Once you go brown, you don't go, or you go down. What's that? What is that? ऐसा कुछ है ना? Once you go brown. गंदा जोक था. But yeah, yo brown girl, so thick, ऐसे कुछ. अरे हनी सिंह should make a song ना. हाँ, brown rice. हनी सिंह. हाँ. कुड़िए नहीं तेरे brown rice दे, मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे टाउन. बिल्कुल. कंप्यूटर जी, हनी सिंह को फोन लगाया जाए. है, तब तक कंप्यूटर जी हनी सिंह को फोन लगाते हैं, हम फटाफट हिस्ट्री आते हैं. अब जिस तरीके से अभी कमलम आया है हमारे पास, बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सी वी हैव ऑलरेडी हर्ड ऑन ड्रैगन फ्रूट वर्सेस कमलम. राइस भी ऐसा माना जाता है बाय मेनी हिस्टोरियंस दैट इट हैज कम फ्रॉम China. I have to interrupt you. I have to interrupt you here. हाँ. आप ये कमलम वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिसनर्स के लिए. अच्छा, कमलम एक्सप्लेन किया जाए. अच्छा, तो एक फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, बड़ा ही ब्यूटीफुल लुकिंग फ्रूट है, बट आई डोंट लाइक दैट फ्रूट पर्टिकुलरली. जस्ट लेटिंग पीपल ऑलरेडी नो. द आउटर लेयर, द स्किन बेसिकली इज पिंक पर्पलिश पे होता है, और अंदर इज it has a danedar texture which is similar to kiwi. It is not native to India. It comes from, it's a very Native American thing, right? अच्छा, अब इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट. It has nothing to do with China. It's just called dragon fruit. क्यों कहा जाता है मुझे नहीं पता है. Assumption मेरा है क्योंकि when you're drawing dragons and when dragon के मुंह से आग निकलता है and then you keep dragon fruit साथ में, it's similar looking if I'm not wrong. That's why. I don't know. I'm just giving random explanation. क्यों? क्योंकि अगला वैसे ही आएगा. उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में, गुजरात में सीएम साहब ने बोला ऐसे कैसे, दिस लुक्स लाइक कमल. आई डोंट नो हाउ ड्रैगन फ्रूट का स्किन लुक्स लाइक कमल, but because it looks like kamal, hence the name of dragon fruit in Gujarat only, luckily, is now going to be called as kamalam. Okay, because हमारे पास there are so many important issues to look at and tackle. तो ऐसा ये भी उसमें से एक बहुत ही important issue था. नाम चेंज कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला होगा, आई एम श्योर.
So yeah, Kamalam, and I think if you just look it up on Google, you will see all the funny things on Kamalam. अच्छा, सीएम साहब ने तो ये बोला है, और मेरे पर्याप्त सोर्सों से मुझे मालूम चला है, इंटरनल सोर्सेस से, कि चाय का नाम भी चेंज होने वाला है टू आसामीज बूटी और चीनी का नाम तो बिल्कुल चेंज होगा ऑफ कोर्स, इसका नाम कुछ और रखा जाएगा. तो इस पे बातें हो रही है. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग ऑन दीज टू पार्ट. ऐसा कुछ हुआ नहीं. Thanks for the story, Sadanand. खुश रहो बच्चाओ. अच्छा, तो वापस आते हैं हमारे हिस्ट्री पर, हिस्ट्री, कल्चर हिस्ट्री पे. तो ऐसा एज सेट कि माना जाता है कि हिस्टोरियंस ने बोला है कि द फर्स्ट वैरायटी जो राइस की डोमेस्टिकेट किया गया था वो चाइना में ही इसका स्टार्टिंग हुआ है. देन ऑफ कोर्स अलग अलग जगहों पर इसका हुआ. फिर वी फाउंड इन बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो फर्स्ट चाइनीज रिकॉर्डेड राइस कल्टीवेशन है दैट गोज 4000 years बैक. तो इतना पुराना ऐसा माना जाता है. अच्छा, उसको एक और इंडिया में कब आया? 2000 BC के आसपास जो है इसका रिकॉर्ड है हमारे पास, कुक्ड और अनकुक्ड राइस का. थोड़ा और कंट्रोवर्सी भी है. रिसेंटली किसी ने बोला है कि नहीं इंडियन राइस थोड़ा और चाइनीज से भी पुराना है. अभी कुछ मतलब पिछले साल ऐसा कुछ आया था. तो अगेन फूड है तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है. राइस का जो पहला मेंशन यजुर्वेद में था, और काफी फ्रिक्वेंटली राइस को यूज भी किया गया अलग अलग संस्कृत टेक्स्ट में अलग अलग नाम से. तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वर्सेस व्हाट Archit was mentioning on the brown rice as well. Absolutely. And मुझे एक और भी बात करनी है यहाँ पे. जब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, it's important to mention that even though rice has been part of our diet for a long period of time, over the last 4 to 5 decades, a whole host of government policies have artificially and inorganically propped up its production. अब ये कैसे? Now, our listeners would remember a very similar story for wheat in the roti episode that we did a few months back. Please check that out if you haven't already. So, इसके multiple reasons हैं why rice has been promoted by the government, or how rice has been promoted by the government. First, talk about MSP. So, the government for the longest time has guaranteed the purchase of rice from farmers at a certain price. Now, this may not be such a great thing. It may sound like a good idea, but it is not. Why? A fundamental rule of economics, or rather of common sense, is that when any price floors, which MSP, the price floor, is set, there is always surplus production. जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा produce होता है. And this we see play out every year, where excess of wheat and rice produced in the country, as the most effective procurement on MSP happens for these crops. And the cropping decisions of farmers are influenced by the fact that सरकार वो क्रॉप उनसे जरूरी ही खरीद लेगी एट सर्टेन गारंटीड प्राइसेस. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी जो डिमांड है, ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते जाते हैं. एक और रीजन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Now, the government of India, multiple governments have been distributing rice to feed people in our country since independence. Actually, not since independence, since a long period of time. Now, the mindset here from the government's point of view was to optimize only one thing, which is the quantity of food given to people, not the quality, not the nutrient diversity. Only the quantity was given preference, which at that point of time where India had famines might have made sense, but does not make sense right now. Another policy which has influenced this is free irrigation. Now, rice requires a lot of water compared to any other crop to grow, compared to say coarse millets or pulses. By giving free water and electricity, the government has encouraged people to produce too much rice, especially in states like Punjab and Haryana. Now, Punjab's gross cropped area in 2018 and 19 for wheat and rice was 84.6%. Matlab 84.6% of every crop planted is wheat and rice. If you compare this to 1960s में ये रेशियो था 32%, 1970s में रेशियो था 47.4%. और by the way, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो this excess production of rice in Punjab and Haryana is actually responsible for the pollution in North India, especially in Delhi. ऐसा क्यों? पंजाब और हरियाणा की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने ना 2009 में एक ग्राउंड वाटर लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की थी, just to delay the production of rice towards the monsoon season. Now, उनका मोटिव था कि ग्राउंड वाटर प्रोडक्शन कम हो जाए, and because, as I mentioned, rice takes a lot of water for irrigation. But by delaying the rice planting season, farmers
had actually very few days between harvesting rice and planting the next crop, which is usually wheat. मतलब Indian farmers were actually forced to burn the residues, जो चीजें बच जाती है, the husk after growing rice. They were actually forced to burn it because उनके पास बहुत कम time था between this and planting the next crop. These residues, when they were burnt, they pollute and toxicate the air of North India. This also, by the way, leads to something called monoculture. Monoculture से हमारा land पूरा screw up हो जाता है. मतलब same land पे same crop grow होता रहता है. This is what monoculture means. But why is monoculture such a problem? That's a great question. Now, growing the same crops year after year on the same land increases the vulnerability of that land to pest and disease attacks. मतलब जितनी ज्यादा क्रॉप और जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उस लैंड पे, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा फॉर इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस टू फाइंड अ वे टू पियर्स थ्रू द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ these crops. It also impacts our diets, by the way. And this is the most significant impact of government pushing rice. Rice production has been at the expense of pulses such as maize, bajra, oil seeds, cotton. Even wheat has replaced chana, masoor, mustard, sunflower. All these foods, at least not cotton, of course, are actually more nutrient rich than rice. And that doesn't mean you shouldn't have rice. It means that you should balance out rice with other grains in your diet, which because of this policy hasn't happened. I'd like to take an example, एक छोटी case study of this place called Medak in Andhra Pradesh. Now, Medak में rice isn't staple food. वहाँ के लोग ज्वार और sorghum खाते हैं, which, as I mentioned earlier, is more nutritious than rice. अब वहां पे राइस वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वहां पे 2 रुपए पर किलो के दाम पे राइस मिल रहा था. तो पीपल सेड, व्हाई शुड वी प्रोड्यूस बड़ी सोरगम और ज्वार जब हमें 2 रुपए में चावल मिल रहे हैं. एंड दे इवन स्टॉप्ड cultivating jowar and any other crop on their land because they were getting free rice. So that agricultural land actually became fallow. तो इसके multiple नुकसान हो गए. Now, उस region के जो kids हैं, अब they grow up eating rice. So they don't like jowar, which is something that their ancestors have been eating for centuries. And जो भी एक region में लोग खाते हैं for centuries is actually suitable to their climate, it's suitable to their guts. मतलब उनके जो पेट है, उनकी जो bodies हैं, it reacts better to something which is native to that region. And suddenly, because of all these incentives, they had to shift to something which wasn't native to the region. And this, of course, caused multiple problems, as I mentioned. And on that somber note, let's take a tiny break. And we are back. अब फ्रॉम पॉलिसी हम बात करने वाले हैं राइस के कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर में किस तरीके से चावल घुस गया है, बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो चुका है चावल हमारी जिंदगी में. तो ऐसा ना अर्चित कि काफी जगह है इंडिया में which I don't want to claim any of these things. They all call themselves as the rice ball of India. तो बंगाली बोल देता है, छत्तीसगढ़ी बोलता है, झारखंड भी बोलता है, बिहार भी बोलता है, मतलब जिसको मन करता है. पंजाब तो ऑफकोर्स है ही. तो काफी लोग अपने साथ, आई डोंट नो विच वन इज द रियल राइस बॉल. अगर पीपल नो कि असली राइस बॉल कौन सा है तो प्लीज बता दें, कमेंट करके, ट्वीट करके. तो अब हिंदुस्तानी कल्चर की बात कर रहे हैं तो राइस की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी, बंगाल में बेसिकली, बंगाल एंड उड़ीसा बोथ, यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी को पूजा जाता है राइस के थ्रू, राइस प्लांट के थ्रू. और राइस एक सिंबलिज्म है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का. दुर्गा पूजा के आसपास इसका चलन ज़्यादा होता है, मतलब ये पूजा या पूजो. उड़ीसा में इफ वी लुक एट द सेम थिंग, ये मनबासा करके इसको बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में होता है. तमिल कल्चर देखा जाएगा, तमिल लिटरेचर को पकड़ा जाए तो वहाँ पर भी चावल का इसी तरीके से इस्तेमाल होता है. एंशिएंट पुरानास में तो काफ़ी सारे जिक्र हैं इसके बारे में. फिर ऑफ कोर्स वापस अगर हम ईस्टर्न इंडिया की तरफ आए तो ईस्टर्न इंडिया में ना काफ़ी अलग अलग किस्म के चावल हैं और ये भगवान के नाम पे हैं, काफ़ी भगवानों के नाम पर हैं, जैसे कृष्ण भोग, गोपाल भोग, गोविंद भोग, सीता भोग, राम भोग एंड लक्ष्मी भोग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द आइडिया इज अगेन इन अलग अलग चावलों को भोग की तरीके से चढ़ाया जाता था उन भगवान को, एंड हेंस द नेम. जगन्नाथ पुरी की बात हमने पहले की है एक अपने पुराने पॉडकास्ट लड्डू के पॉडकास्ट में. जगन्नाथ में भी
चावल का इस्तेमाल होता है, चावल का दिया जाता है खिचड़ी के तौर पे बॉईल करा के। तो ये एक है। अच्छा, सबसे फैसिनेटिंग जो है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है अगस्त के आसपास, ऋषि पंचमी और अब दूसरा थोड़ा ज़्यादा मराठी वर्ड है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। द सेकंड वर्ड इज कॉल्ड, सेकंड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इज कॉल्ड श्रावण देवदसी या श्रावण देवदासी, ओके, जो कि अगस्त में दोनों सेलिब्रेट होता है। अब अमेजिंग चीज इसमें यह है कि दोनों ही फेस्टिवल्स में पीपल आर रिक्वायर्ड टू अब्सटेन फ्रॉम ईटिंग आइटम्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एनिमल लेबर। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपने हाथों से जो आपने लगाया है उसका ही मतलब खाना होता है। अब इसमें खाते कौन सा है? लोकली एक राइस आता है, राइस वो उगाते हैं, वाइल्ड राइस बेसिकली है, इसको बोलते हैं देवदान या फिर ग्रोन बाय गॉड। इंटरेस्टिंगली जब मराठा रूल था बैक इन डेज, तब देवदान जो है वो सरकार बांटती थी। तो ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरीके से फेस्टिविटीज में भी चावल का इस्तेमाल है। और ऑफ कोर्स वी कांट रियली नॉट टॉक अबाउट शादी, तो शादी में चावल का इस्तेमाल है ही। So, it's very interesting that you mentioned that certain types of food are given up during a certain period of time. This is very interesting because आजकल की अगर आप नेचुरोपैथिक डाइट्स देखो और अगर आप एंशिएंट इंडियंस की डाइट्स देखो, एंशिएंट भी नहीं, मिडिवल इंडियंस की डाइट्स भी देखिए आप, तो फास्टिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर फूड आइटम फॉर long period of time or even a short period of time is highly recommended. It is a practice done to cleanse the system. For example, one can abstain from rice for a month, from wheat for a week, from dairy for a couple of months maybe, or you can abstain from potatoes for life. Not at all. I'm just kidding. This is very similar to modern cleansing diets. आजकल आप देखते हो जनवरी में लोग cleanse करते हैं after the New Year binge. So it's a great practice. I do it too sometimes. I sometimes quit grains for a week, yeah, sugar for a week. I highly recommend it. Do try it out. Your body will actually thank you because your body gets rest from basically digesting certain food items, so it gets the chance to recuperate. Basically छुट्टी पे जाती है आपकी बॉडी उस टाइम पे, और सबको छुट्टी चाहिए यार। मुझे भी चाहिए। खैर, तो फ्रॉम छुट्टी, अभी बाद मिलेंगे छुट्टी, चावल फ्रॉम abstaining टू ऑल्सो एज आई मेंशन सेलिब्रेशन भी है। तो महाभारत में जिक्र है इसका, रामायण में जिक्र है इसका, वेदास में है, पुराणास में है, उपनिषद में है, कहानियां हैं, फोकलोज है, हर चीज है इसके ऊपर ना। कितनी जैसे इमेजिन वन ग्रेन जिसका इस्तेमाल हर तरीके से हर कल्चर में है और हर एक कहानियों में इसका जिक्र भी आता है। ब्राह्मण्स भी इस्तेमाल करते हैं। सो आगे बात करेंगे इसके बारे में किस तरीके से ब्राह्मणों में भी इनफैक्ट आर्म्स जो बोलते हैं या फिर भिक्षा, उसमें लोग राइस यूजुअली प्रेफर करते हैं, इजी देते हैं। खैर, अब वहां से अगर बढ़ा जाए और डिस्कस किया जाए कि किस तरीके से अलग अलग रिचुअल्स में होते हैं, तो कलर्ड राइस अगर किया जाता है, जो कि शादियों में काफी देखने को मिलता है। सो कलर्ड राइस फेस्टिवल है ऑस्पिशियसनेस का एज अ सिंबल अगेन। फिर फ्राइड राइस जो है, मतलब पका हुआ नहीं फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस नहीं, बट फ्राइड राइस जो है दैट्स अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। और एक जो पॉट होता है कुक्ड राइस का इज कंपेयर्ड विथ फैमिली। तो इमेजिन कितना कुछ तो इस एक राइस में है। देन पितृपक्ष सेरेमनी में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है कुक्ड राइस इज ऑल्सो बिलीव टू स्केयर डीमंस बाय द वे, पर्टिकुलरली जब फर्टिलिटी के आसपास का इशू होता है तब कुक्ड राइस का इस्तेमाल किया जाता है। राइस कलर्ड विथ टर्मरिक इज सिंबल ऑफ इन्विटेशन। तो अगर आप शादी वादी में, अगर आप अभी भी काफी हिंदू घरों में होता है कि थोड़ा सा ना, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट हिंदू घरों में, बिकॉज आई रिमेंबर मेरे घर पे भी आया था और मेरे घर से भी गया है चावल पीले रंग का इनविटेशन कार्ड में डाल के। तो ये एक अलग ऑस्पिशियसनेस है चावल के ऊपर। तो कितना कुछ, तो मतलब 4-5 शायद दिन लग जाए राइस के बारे में बात करते करते लेकिन शायद दिन ही खत्म ना हो। सो राइस तिलक में भी यूज होता है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस फैंटास्टिक बुक कॉल्ड Food and Faith by Shobha Narayan. So the idea of this book is that she talks about foods available in temples all across the country and how they are so tied to our rituals. So one story which is relevant to this podcast was on the Payasam of the Ambalapuda temple in Kerala. I hope Malayalis I'm pronouncing this right. Now, this payasam is actually slow cooked for hours and hours. Payasam essentially, like for North Indians, payasam is like kheer. इसमें 1/3 यूज होता है पानी और बाकी यूज होता है दूध।
and of course rice as well. So this is cooked for 6 hours, slow cooked for 6 hours, and it's a major part of the temple ritual. It's not कि ये sort of वहाँ पे pilgrims का पेट भरने के लिए. It's actually very important part of the rituals. And Sadaf, you rightly mentioned that rice is not just important for Hinduism, it is also important for Buddhism. So tell us something about that. It is, and because you mentioned about Paisham, right? So that reminds me of the story of Siddhartha in Buddhism, right? Or not just Siddhartha, but Sujata, who was a forest dweller. और किस तरीके से जो कहानी बताती है कि सुजाता मिल्क, इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो पेशेंस मेरे साथ रहें थोड़ा इसके साथ में टू डू द मैथ्स बेसिकली. सुजाता मेक्स अ खीर बेसिकली, ठीक है, जो कि सिद्धार्था को ऑफर करती है. वो उसमें करती क्या है वो कि देन शी मिल्क्स 100 काउज, ठीक है, 100 गाय को का दूध निकाला उन्होंने, फिर उन 100 गाय का दूध को 50 अलग गाय को पिलाती हैं. देन शी मिल्क 50 काउस, उन 50 को जो दूध निकला वो बाकी 25 काउ को पिलाती हैं. फिर ऐसा करते 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 बेसिकली शी गेट्स 1 पोर्शन फ्रॉम 1 काउ. मतलब आखिरी में करती है कि 10 गाय को पिलाती हैं और एक निकलता है, एंड देन शी मेक्स खीर आउट ऑफ दैट. अगेन स्लो कुक प्रोसेस ही किया होगा उन्होंने भी, और ये देती हैं ये सिद्धार्था को खाने के लिए. और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद ही उनको दिस इज अराउंड द एनलाइटनमेंट टाइम, राइट? इनफैक्ट गौतम बुद्ध, ये सिद्धार्था, उनके जो फादर है उनका नाम भी है शुभोधन. शुभोधन मीन्स प्योर राइस. तो इमेजिन अगर अब्बा के नाम का ही अब्बा ही आपके चावल के नाम पे है, तो लाइक इमेजिन लाइक sort of tradition Buddhist way. And then I was mentioning about the Brahmins and monks, right? So if you go to Gaya, you will have all these monks eating a very different kind of kheer. Okay, they also have a kheer there at the monasteries and all. So that's very popular. और अर्चित भाई साहब, ऐसा कैसा हो सकता है कि हम खाने पीने की बातें करें, मुगल की बातें ना करें? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मुगलों पे आते हैं, और मुगलों पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी सारी किताबें हैं लिखी हुई है, फ्रॉम बाबर नामा टू अकबर नामा टू ये नामा वो नामा, नवाबों ने भी लिखी है. उसमें राइस का काफ़ी इस्तेमाल है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग टाइप की राइस का, फ्रॉम लाइक पुलाव टू खिचड़ी. कुड यू इमेजिन, लाइक खिचड़ी तक का रेसिपीज है. इनफैक्ट शाहजहां के फेवरेट थे खिचड़ी, तो ही यूज्ड टू लव ईटिंग खिचड़ी. खैर, जब हुमायूं की बात अगर करें, हमने हुमायूं की बात पहले की है मेरे ख्याल से. तो हुमायूं जहांगीर के जो ग्रैंडसन हुआ करते थे, उनमें क्या हुआ था कि उनको एक टाइप की खिचड़ी पसंद थी मेड फ्रॉम मिलेट, नॉट जस्ट राइस. और सेम खिचड़ी जो है गुजरात में वो खाते थे डाल के मस्त घी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. आईने अकबरी में भी खिचड़ी का काफ़ी अच्छा जिक्र आपको मिल सकता है इफ़ यू गोइंग टू फ्लिप खिचड़ी. अब एज आई मेंशनिंग कि राइस का इस्तेमाल कितना अच्छा तरीके से है, तो पुलाव तो बनता ही था, अभी बनता है, या पिलाफ जिसको बोलते हैं मिडल ईस्ट साइड में, या फिर फ्रॉम देयर आपके पास मीठा जर्दा है. मीठा जर्दा इज बेसिकली वो है पान पराग पान मसाला वाला जर्दा नहीं है. ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला नहीं, ये जर्दा है मीठा, राइस का बनता है, मीठा पुलाव बोल सकते हैं इसको आप. और फिर ऑफ कोर्स बिरयानी तो है ही, तो बिरयानी का भी जिक्र है राइस के अलग अलग तरीक़ों से. अच्छा, खिचड़ी रिमाइंड्स मी ऑफ कि खिचड़ी एक ऐसी है, और इफ़ यू रिमेंबर कुछ सालों पहले खिचड़ी की बातें हो रही थी कि हाउ दिस शुड बी द नेशनल डिश ऑफ आवर कंट्री, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था जिसमें शेफ संजीव कपूर भी, जिन्होंने लीड किया था बेसिकली, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सा सेट किया था उन्होंने. काफ़ी टनों में खिचड़ी बनी थी, फिर बाकी गरीबों बांट दी गई थी. खिचड़ी एक ऐसी डिश है जिसको हमने बाहरी देशों को दिया है, एंड इट इज़ पॉपुलर एज केटगिरी. ओके, सो केटगिरी भी काफ़ी, इमेजिन कि एक ऐसा डिश जिसको हमने बनाया और हमने आगे पास ऑन कर दिया विद अ फैंसी नेम, विद एक्सेंट, खिचड़ी. अच्छा, खिचड़ी का जिक्र जो है इब्न बतूता ने भी किया है. उन्होंने भी बात की है कि किस तरीके से जो है लोग खिचड़ी खाते हैं. उनकी बुक में जो अगेन रहला, उसमें उन्होंने लिखा है किशरी बोल के, किशरी या खिशरी बोल के. खैर, सबसे पहला जिक्र अगर कैटगरी का कहीं पे आता है तो वो है 1790 में बाय एन ऑथर कॉल्ड स्टीफन माल्कम. अच्छा, कैटगरी जो है काफ़ी एंग्लो इंडियन डिश है, ठीक है. तो ये तो मतलब इमेजिन सच अ ब्यूटी ऑफ इट कि दुनिया भर को खिला दिया हमने. एंड या
So that's one amazing part. And It's so simple, the dish khichdi, just mix rice, dal, and hopefully some ghee. And you can also, wherever you are in India, अगर आप North India में तो आप अलग मसाले यूज कर सकते हैं, अगर आप South India में हैं तो आप अलग टाइप के मसाले यूज कर सकते हैं, अलग टाइप की दाल भी यूज कर सकते हैं, ईस्ट में अलग टाइप की दाल. So it's just, I think it's just a fantastic dish. Or the BJP government of right now is actually obsessed with it. They promote khichdi as an unofficial national dish of India whenever they get a chance. But I think it deserves that tag, unlike other things which are promoted as India's national dish, which we will talk Later. about in other But episodes. that's where I sort of kind of also disagree. कि खाना है, उस पर टैग लगाना है कि नहीं लगाना है पता नहीं. अभी for example when you also mentioned about right the entire बासमती राइस को लेकर, अब उसमें इंडिया पाकिस्तान पे झगड़ा चल रहा है कि नहीं हमारा है, नहीं हमारा है. I'm like, यार हमारा ले लो ना, टोटल कर लो. ऐसे क्या बात है, हर चीज में क्या लड़ना है तुमको. खैर हम नहीं लड़ेंगे इसके ऊपर. So, minor point here. I think cultural ladai is something which I also agree with you should be looked down upon, because food sometimes transcends boundaries, and especially in the Indian subcontinent, Sri Lanka ka khana, for example, can be very similar to the food eaten in Kerala or Tamil Nadu. पाकिस्तान में जो खाना यूज होता है, खाना खाया जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में खाना खाया जाता है, इंडियन साइड ऑफ पंजाब में काफी सिमिलर होता है, बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी सिमिलर, द रीजन इज वेरी सिमिलर. थोड़ा ऑफ कोर्स काफी डिफरेंस भी होता है, बट देयर आर सिमिलैरिटीज. But there is a good reason for India to claim basmati rice, because as I mentioned earlier, this will give us economic benefits. अगर हम अपना GI टैग नहीं लगाते उस पे, तो हम रॉयल्टी नहीं ले सकते from other countries. So I think the reason to claim it is the economic benefits. Culturally नहीं लड़ना चाहिए इतना यार. You're right. So, खैर क्या ही बताएं. खैर on that note, let's slip into a nice itsy bitsy titsy break. And we're back, and to be honest, we're back to our favorite segment, at least my favorite segment, जिसमें हम अपने favorites, underrated और overrated discuss करते हैं. Now, I will start with my favorite. Now, एक तो favorite low hanging fruit है, which is बिरयानी. और ये तो आपको पता ही है कि हमारा favorite है, अगर आपने हमारा बिरयानी वाला episode सुना हो. And my favorite biryani is actually the biryani made in Kerala. Now, slight humble brag here. Our biryani episode reached the #1 ranking on Apple Podcast charts in the food category in India. So, if you like our podcast, if you like this episode, then that particular biryani episode is unmissable. Or my favorite part, my favorite apart from biryani is kheer. Now, I love milk. And milk को अगर आप काढ़ो meaning अगर आप उसको slow cook करते रहो and you reduce it along with rice, of course, you'll get a rabdi like kheer. Now this rabdi like kheer will have milk solids, so आपके मुंह में थोड़ी bite आएगी चावल की भी, soft चावल, और मिल्क सॉलिड्स की भी रबड़ी जैसी बाइट आएगी. सो सुन के ही भूख लग गई, मजा आ गया, सुन के ही मुंह में पानी आ गया. और एक और मेरा फेवरेट है, अगर अब मैं राइस टाइप्स की बात करूं, बिकॉज वी हैव 82,700 टाइप्स ऑफ राइस. माय फेवरेट आउट ऑफ दैट इज द केरला मट्टा राइस. नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज द रोज मट्टा राइस और द केरला रेड राइस. इट इज एन इंडिजिनस वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. केरला में तो पॉपुलर है ही, बट श्रीलंका में भी ये काफी पॉपुलर है, जहां पे इडलीज और इडियप्पम्स के लिए यूज होता है. इट्स ऑल्सो फैंटास्टिक विद फिश करी फ्रॉम केरला. सदफ, आप बताइए आपका फेवरेट टाइप ऑफ राइस या राइस डिश क्या है? आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. ऑफ कोर्स आई लव बिरयानी, एंड हम दोनों की बिरयानी का प्यार देखें कि लोगों ने भी हमारे बिरयानी को इतना सराहा, हमारी बिरयानी खाई है लोगों ने. सो बिरयानी इज ऑन टॉप फॉर श्योर. खीर आई लव. कभी कभी होता है कि खीर में दूध, व्हाट यू मेंशन राइट, पीपल डोंट रियली काढ़ो द दूध, कुछ लोग जल्दी में होते हैं तो बिल्कुल वो चावल दूध बन जाता है, which just kills the flavor. I can also add firni there. Firni is another delicious rice dish जो कि broken rice से बनती है. Apart from your two, I would add firni. And I am biased towards the rice that I used to eat when I was a kid, called arwa chawal. arwa and usna both. So बिहार में काफी, बिहार झारखंड both में बहुत अच्छे से मिलता है. So you could try that.
काफी अच्छा खुशबू होती थी back in days. Now of course the खुशबू has died. We have already talked about. So yeah, that's my favorite. What about your overrated? ओवररेटेड मैं कहूंगा, एंड प्लीज डोंट किल मी फॉर दिस, क्योंकि मैंने एक बार सांबार को भी ओवररेटेड कहा है. सो उस सांबार के साथ का जो साथी है, विच इज इडली, आई थिंक इट इज ओवररेटेड. हियर मी आउट व्हाई. नाउ आई थिंक इडली इज ग्रेट, ओके, आई डोंट डिसलाइक इडली, बट there was a wave of articles that went around few years back saying that idli is the most healthiest breakfast on this planet, at least in India. Now, this is untrue. I mean, sure, idli is relatively healthy to, say, chole bhature, to eating a pizza, although pizzas breakfast mein nahi khaye jate. But to call it the healthiest breakfast on the planet or in India, it's, you know, a stretch, especially because it's composed of just carbohydrates. Hardly has any protein, and you need protein. You need a balance of protein, carbohydrates, and fats. And we'll discuss this on an episode on idli whenever we do that. But ये मेरा कहना है इडली के बारे में. आप बताइए, आपका ओवररेटेड क्या है? Are you sure you want to do an episode on idli? Am I sure I want to do idli's episode with you? Because I like idli. I mean, I don't think it's overrated. But overrated की बात की जाए तो I think rice noodles is supremely overrated for two reasons, I think. एक तो इसलिए मुझे overrated लगता है because I am talking about those fancy ass rice noodles that you get in Asian restaurants and Asian kitchens, right? I am still okay with idiyappams and the rice noodles that we have in down south. Yeah, that tastes much better. So if you have to categorize rice noodles that way, I would pick the South Indian rice noodles over these other flat rice noodles. The reason I don't like it because it becomes really sticky, irrespective whether you boil it or not. I mean, irrespective if you boil it properly or not, it just sticks to each other. I just don't like it. I don't know what's the fad behind noodles made out of rice flour. There are different kinds of noodles, like ragi का बनता है, local बहुत सारे अलग अलग grains हैं, उसके भी बन सकते हैं, and of course there's maida as well. Yeah, that's my overrated. Hi, underrated बताएंगे सर? Underrated क्या है आपके? You know, very interesting आपने ये बोला, because मेरे underrated में rice noodles थे. स्यापा मर जाने या. और राइस नूडल्स मैं अंडररेटेड क्यों बोलता हूँ, बिकॉज हम मोस्टली मैदा वाले नूडल्स खाते हैं, although there are, as you rightly mentioned, noodles made of ragi as well. There's vermicelli, which is native Indian noodles. But rice noodles, idiyappam जो हैं, which you think are not overrated, you think rice noodles which are available in Asian restaurants are overrated, which I cannot, I mean, मैं disagree नहीं करूँगा पूरा, but idiyappam जो है, which is an Indian rice noodles, I think they are fantastic. They are not as popular in North India as they should be, compared to, say, appams, compared to idlis, compared to vadais or dosas. I think idiyappams are great. They should be eaten with something which has gravy, which can soak, which needs soaking rather. So I think idiyappams or Indian rice noodles, if I like to call them, are underrated, at least in North India. आप बताएं, आपको क्या लगता है underrated? This is absolute. I was growing up eating this almost every other day. We used to eat it. We, as in, of course, my family and my brother and all. From Jharkhand, this dish is called dhuska. The reason I'm saying it's underrated because काफी लोगों को नहीं पता है outside Jharkhand about dhuska. Dhuska essentially is a rice paste, like rice flour का paste बनता है, and you then deep fry it. झारखंड है, जैसे झारखंड बिहार में भी काफी सारी ग्रोथ होती है राइस की, तो अलग अलग किस्म से राइस को वहां भी इस्तेमाल किया जाता है, अलग तरीके से खाया जाता है. नाउ दिस डीप फ्राइड राइस बैटर इन अ वे इज देन सर्व्ड विद चटनी एंड दैट येलो जो आते हैं मटर या येलो छोले भी लोग देते हैं, लेकिन येलो मटर के साथ में क्या टेस्ट आता है. दैट्स अ यूजुअल इवनिंग स्नैक इन झारखंड, नॉट इन बिहार. ओके, दिस इज नॉट अ बिहारी डिश, दिस इज अ वेरी वेरी लोकल टू झारखंड. सो दैट्स माई underrated. I think people need to know about it. Look it up online, देखें, आपको पक्का रेसिपी मिलेगी. So yeah, that's my underrated. Fantastic. मैं भी try करूँगा ये dhuska. और finally, before we end, Sadaf, Yes. rice related कोई cooking tip दीजिए हमारे listeners को. तो एक मतलब ऑब्वियस चीजें नहीं बताऊंगा कि हाँ पहले मतलब राइस को फुला देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं. आई एम श्योर पीपल नो अबाउट इट. जस्ट अ टिप दैट बिकॉज हमने खीर पे इतनी बातें कर ली है ना, और एंड आई मेंशन्ड ऊपर तिलक चंदन के बारे में कि किस तरीके से टाइनी या फिर स्मॉल ग्रेन्स को यूज करना चाहिए टू मेक खीर. करंटली
you can get Gobind Bhog. If you're Bengali, you know what I'm talking about. So get Gobind Bhog rice. Delhi में सिया पार्क में easily available है. Amazon वगैरह पे भी मिल सकता है. Don't use pressure cooker. थोड़ा टाइम लगता है इस राइस को कुक करने में. It's like a risotto rice. ये पानी या फिर दूध सोक करते रहता है. टाइम लगता है, but it tastes so nice, delicious and creamy. मतलब मजा ही आ जाता है, मजा ही आ जाता है. So make kheer out of Gobind Bhog. So that's my tip of the day. On that creamy and sweet note, let's call it a day. दुकान बंद करते हैं फिर तो. And if you like this podcast, don't forget to check out other delicious podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media via IVM Podcast on Twitter and Instagram. Reach out to us and tell us what else we should talk about. Follow us on Twitter. I am @PanTofu and my co-host Sadaf is @HusseinSadaf1. You can find us on Instagram as well. Okay, bye.